हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। मेरी आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज बता दीजिए। हेलो बच्चों। प्रवीण, अंशु, स्वयं, निकुंज, चिक्की, पुनीत, दर्शन, प्रियंका, विक्की, दर्शित, आफ्टर ऑल, लक्षिता, दर्शन, सृष्टि। मेरी आवाज क्लियर है? मुस्कान, रश्मि, निकुंज, पुनीत, मेघा, अर्पिता, ऋग्वेद, कौशल, अंशु, दिव्या, शुभम शिंदे, विजय ओझा। चलिए, मैं आपके नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी तक मैं आप सबसे इतना ज्यादा डिटेल में मैं आपके नाम जानता नहीं था। तो बस 2 मिनट रुक जाइए और बैच शुरू हो रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। चाहिए? ठीक है। ऑल राइट। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा आवाज थोड़ा कम कर दे बेटा, मुझे लग रहा है कि वहां पर आवाज चला जाएगा। फिर भी फिर भी फिर भी मेरा वो जो भी हो सकता है जाए, उसको थोड़ा सा। यस। एक्चुअली मैं आज बच्चों मैं घर से क्लास नहीं ले रहा हूँ। मैं आज क्लास ले रहा हूँ अपने क्लासरूम से, वी स्मार्ट एकेडमी क्लासरूम, जो पुणे में है, प्रेस्टीज पॉइंट पर है। मैं वहाँ से क्लास ले रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, बस और कुछ नहीं है। तो अगर आप मुझे 2 मिनट और देंगे तो। हाँ, अभी मुझे ठीक लग रहा है, आई थिंक। यस। ऑलराइट गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और आज हमें बात करनी है अमेलगमेशन की, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं बच्चों। वॉइस कम हो गई, अभी वॉइस ठीक है? वॉइस सही है? वॉइस सही है। ठीक है। सो आज हमें बात करनी है अमेलगमेशन पर। आई होप बच्चों ब्रांच आपका हो गया होगा। ब्रांच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं बात करूंगा आज अमेलगमेशन की। तो सबसे पहले बताओ कि अमेलगमेशन में तुम ये रैपिड रिवीजन करके आए हो कि नहीं करके आए हो? रैपिड रिवीजन के मैंने ये 3 लेक्चर दिए थे, तुम ये करके आए हो कि नहीं? तब तक मैं स्टार्ट करता हूं मस्ट डू क्वेश्चंस निकालना। AS11 हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन अमेलगमेशन पे आते हैं, ठीक है। सो तीनों लेक्चर कर लिए, बहुत बढ़िया। 2 लेक्चर देखा, बहुत फीवर था, नोट से सेल्फ रिवीजन किया, ठीक है। बट मेरा ये कहना है, मैं आपको यहां पर हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आज का ये लेक्चर इस इरादे से देख रहे हो कि सर तो प्रैक्टिस करवाएंगे, मेरा हो जाएगा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया हूं, मैंने वो ये वाले 3 लेक्चर नहीं देखे, तो या तो आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो,
तो यस, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हो जिसको अमेलगमेशन वैसे ही ठीक ठाक लगता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आज आप ये वाला सेशन मत करो, ये सेशन मेरा आज रिकॉर्ड होके बाद में देख लेना। आप पहले ये 3 चीजें प्लीज देखिए, मेरी रिक्वेस्ट मानिए आप। मैं या कोई भी अगर टीचर आपके लिए अगर ये सब प्लानर लेके आया है, मैं आपके लिए इतना अभ्यास बैच कर रहा हूं, तो यार मैंने कुछ सोच समझ के आपके साथ ये प्लानर बनाया होगा। मैंने सोच समझ के बोल रहा हूं मैं आपको कि आप प्लीज ये कंसेप्ट वाला पार्ट देखिए, जिसमें मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। कुछ तो रीजन होगा ना मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये मेरी बात मानो तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आज आपको मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपसे खुद से आगे चल के बनेंगे कि नहीं। इतना गारंटी है कि अभी आपको समझ में सब आएगा, क्लास में समझना इज अ डिफरेंट थिंग, बट बाद में अकेले क्वेश्चन सॉल्व करना इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज उस चीज को समझिए, उस हिसाब से चलिए, ठीक है। आइए, तो अमेलगमेशन, अमेलगमेशन, हाँ शुरू करें अमेलगमेशन के क्वेश्चंस। अमेलगमेशन के क्वेश्चंस शुरू करें। तो देखो अमेलगमेशन का स्टार्ट हो रहा है 51 से। मैं देखूं कितने क्वेश्चंस दिए मैंने दिए हैं 58, 59, 60 मतलब 10 क्वेश्चन दिए मैंने, 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, अपने को 10 के 10 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए 10 के 10 अपने को क्वेश्चंस करने हैं, जितने ज्यादा हो सके, मतलब जितने ज्यादा हो सके। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मैं लाइन लाइन से चल रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। सन एंड नेपट्यून बोथ कंपनीज हैव बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इंडिपेंडेंटली। मुझे बता देना अगर ये आरआर वाले लेक्चर में था तो मैं फिर इसको डिस्कस ना करूं, मुझे बस इतना बता दीजिए। सर क्वेश्चंस का एक ही पार्ट है क्या? नहीं, अगला पार्ट अभी आपको मंडे तक आ जाएगा, डोंट वरी। जो ये वाली शीट है ना, ये कंप्लीट शीट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये कंप्लीट शीट फर्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट आपको आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन क्या आरआर में डिस्कस किया था क्या अपन ने? नहीं किया था, ठीक है। दे एग्री टू अमेलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी जुपिटर। तो सन और नेपट्यून मिलकर एक नई कंपनी बना रहे हैं जुपिटर लिमिटेड, जिसका ऑथराइज शेयर कैपिटल 4 लाख होगा, डिवाइडेड इनटू 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5। अब बस इस लाइन का सिर्फ एक ही रिलेवेंस होता है कि जब जुपिटर लिमिटेड पीसी देगा, जुपिटर लिमिटेड जब पीसी देगा तो उसका एक शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपए होगा। बस इस लाइन का यही रिलेवेंस होता है और कुछ नहीं होता है। इस लाइन का मतलब यह भी नहीं है कि जुपिटर जो पीसी देगा वो 80,000 का देगा, उसका ऑथोराइज कैपिटल 80,000 शेयर्स का है, जिसमें 5 रुपए का मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 रुपए फेस वैल्यू है, बस यही मतलब है। अब आते हैं 31 मार्च को सन नेपट्यून की बैलेंस शीट, फिक्स असेट, करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंटिंग कैपिटल, ये दोनों प्लस माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अब पहला फिगर क्या है? रीवैल्यूड फिगर, सन नेपट्यून फिक्स असेट्स करंट असेट्स, सन नेपट्यून फिक्स असेट्स करंट असेट्स, ठीक है। डेटर्स क्रेडिटर्स इंक्लूड 43,350 ओड बाय सन टू नेपट्यून। समरी एक बात आपको समरी में लिखनी चाहिए, एक बात आपको यहां पर समरी के हिसाब से लिखनी चाहिए। क्या? ये जो कॉमन डेट्स होते हैं ना, ये जो कॉमन डेट्स होते हैं ना, इनका रेलेवेंस सिर्फ लास्ट बैलेंस शीट में ऑफसेट करने के लिए होता है, ना ही तुम इनका कोई इंपैक्ट पीसी में दोगे, ना ही तुम इनका कोई इंपैक्ट नेट एसेट में दोगे, ठीक है। समझे मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? तो जो भी कॉमन डेट्स हैं, कॉमन डेट्स का इंपैक्ट मैं अभी बता रहा हूं। मैं देखो, मैं आपको बोल रहा हूं ना, कोई भी एवरेज बच्चा होगा उसको बहुत सारे डाउट आते हैं, उनमें से ये डाउट आता ही होगा क्योंकि मेरे को ये खुद आता था जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है।
तो ये सिर्फ कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। पीसी के अंदर मान लेना कि ये कुछ भी नहीं है, जैसे डेटर क्रेडिटर लेते हैं वैसे लेंगे। नेट असेट निकालते वक्त अगर पीसी के लिए नेट असेट निकाल रहे हो, प्लीज इसको डील मत करना, प्लीज इसको डील मत करना। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, आगे। परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ फॉलोइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। श्योर श्योर, May 24 का अमेलगमेशन क्वेश्चन में जरूर ट्राई करूंगा, और एक आध क्वेश्चन इसमें से कम करके मैं May 24 का ट्राई करूंगा, डेफिनेटली, पक्का। अब परचेज कंसिडरेशन में क्या है? 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड टू सन नेपट्यून in proportion to the profitability of their respective business, profitability of their respective business based on the average net profit during the last 3 years, based on the average net profit of the last year। तो वो बोल रहा है कि हमें 60,000 इक्विटी शेयर सन और नेपट्यून को बांटने हैं। 60,000 कैसे बांटेंगे? इन दोनों के एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोपोर्शन में, इन दोनों के एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोपोर्शन में हमने सन और नेपट्यून को बांटना है। ठीक है, तो इनकी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी, तो इनका एक काम करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 51, वर्किंग नोट नंबर 1, allocation of PC, allocation of equity shares of Jupiter तो सन नेपट्यून एवरेज प्रॉफिट। यहां पर आप सिंपल एवरेज डायरेक्टली भी लिखोगे तो चलेगा। मुझे बताओगे सिंपल एवरेज कितना है? 449,576 माइनस 25 प्लस 377 924 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 275। दूसरा 273 900 342 100 359 डिवाइड बाय 3, इट्स 325। ठीक है, तो रेशियो क्या बन गया? रेशियो बन गया 275 325। ठीक है, अब अपन करेंगे अलोकेशन ऑफ 60,000 शेयर्स, अलोकेशन ऑफ 60,000 शेयर्स। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 275 डिवाइड बाय 600, 60 मल्टीप्लाई बाय 275 डिवाइडेड बाय 600, 27,500, 32,500, ये अलोकेट हो गया। एक बार प्लीज देख लीजिए, सबसे पहले एक बार देख लीजिए पहले तो।
हाँ जी, यहां आप कुछ मुझे कह रहे हो, ठीक है, ये मैंने 325 कर दिया, पर मैंने निकाला सही है। ठीक है, मैंने निकाला सही है, मैंने 32,500 सही निकाला है, बिकॉज मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, आई थिंक मैंने निकाला सही है। और ये 275 है, 275, ये 275 है। कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, थोड़ा सा हल्का सा क्या है ऊपर नीचे हो जाते डर जाते हैं बेचारे कि अरे सर ये 175 कैसे हो गया, सर 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 ये क्या किया आपने। डोंट वरी डोंट वरी, वो 175 नहीं लिखा है, वो 275 लिखा है, वो 275 लिखा है। यार तुम लोग कितने क्यूट हो यार, मतलब क्यूट, मतलब क्यूट वाले क्यूट, कोई दूसरा वाला क्यूट नहीं। तो ठीक है, डोंट वरी। चलो, दूसरा 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 15% debentures in Jaipur Jupiter Limited at par, 15% debentures in Jupiter Limited at par to provide an income। वो बोल रहा है हम आपको 15% डिबेंचर्स भी देंगे, हम 15% डिबेंचर्स देंगे ताकि आपको कितने के बराबर की इनकम हो आगे चल के। देखो, अगर मैं आपको डिबेंचर दूंगा तो आगे चल के आपको 15% के हिसाब से इनकम होगी, तो 15% के हिसाब से तो इनकम होगी, पर अमाउंट फॉर्म में वो इनकम क्या होगी पता नहीं। वो जो भी इनकम हो वो लगभग लगभग 8% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। 8% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर की इनकम के वो 15% का इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वर्किंग नोट नंबर 2 करो, वर्किंग नोट नंबर 2 करो कि 15% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर should be equal to 8% on capital employed, 8% of capital employed, capital employed in their respective business after revaluation of asset। ये वाली आपको इक्वेशन समझनी है। वो बोल रहा है मैं आपको उतने डिबेंचर दूंगा जिसपे तुम 15% का इंटरेस्ट निकालोगे ना, तो वो तुम्हारे 8% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होना चाहिए। ये पोर्शन कितने बच्चों को समझा, बताओ, ये पोर्शन कितने बच्चों को समझा, ये पोर्शन कितने बच्चों को समझा, जल्दी बोलो। ठीक है, जल्दी अब मुझे करके बताओ। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। असेट, करंट फिक्स असेट आप नया वाला लोगे, करंट असेट आप नया वाला लोगे, माइनस करंट लाइबिलिटी लोगे, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, उसका आप 8% करना, डिवाइड बाय 15% करना। समझ गए? तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का 8%, फिर जो भी आएगा डिवाइड बाय 15% करना, तो डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी। चलो करके बताओ अब जल्दी। हेलो बच्चों, जल्दी करिए, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। तो आपको क्या करना है, सन, नेपट्यून, इनका फिक्स असेट्स लेना है, करंट असेट्स लेना है,
माइनस लाइबिलिटी लेना है, ठीक है, माइनस लाइबिलिटी लेना है। फिक्स रेट कितना है? 710 299 500, 710 299 500, और माइनस करेंगे अपन लाइबिलिटी 597, 597। चलिए मुझे बताइए क्या होगा इसका। दूसरे का आप मुझे बताइए, 390 157 750, 390 और 157 क्या था? 750, और माइनस करेंगे अपन 180 250, 180 250, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए जल्दी, जल्दी बताइए कितना कितना आ रहा है, कितना कितना कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है? 412 500, 412 500, 412 500, और दूसरा 367 500, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे 8% इनकम, 8% इनकम बताइए कितना होगा? 8% इनकम कितना होगा? मुझे बताओ 8% इनकम कितना होगा? 33,000, 33,000, 33,000, 33,000 और 29,400, 29,400, ठीक है। तो 15% डिबेंचर कितना होगा? 33,000 डिवाइड बाय 15%, 29,400 डिवाइड बाय 15%, ठीक है। कितना आ रहा है? 33,000 डिवाइड बाय 15%, 2,20,000 डिबेंचर वैल्यू, डिबेंचर वैल्यू, और ये कितना आ रहा है? 196। तो चलिए आपका पीसी निकल गया। तो बताइए वर्किंग नोट नंबर 3, टोटल पीसी, टोटल पीसी, टोटल पीसी, सन, नेपट्यून, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स क्या बोल रहा है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिबेंचर एंड शेयर्स टू बी इशू टू द नेपट्यून। अब देखो जो शेयर इशू हो रहे हैं, कहीं पे भी देख लो शेयर क्या ये लिखा है क्या? कहीं पे भी देख लो शेयर के बारे में, कहीं ये लिखा है क्या कि शेयर जो होगा वो कितने का होगा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब शेयर 5 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा, शेयर 5 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा। तो कितना शेयर मिलेगा? 275, 27,500 इंटू 5, और 32,500 इंटू 5। चलो करो जल्दी करो। 848, एक मिनट ना, एक सेकेंड आप जल्दी करिए, मुझे एक पेमेंट करना है, थोड़ा अर्जेंट है।
चलिए कितना आया, कितना आया? सो इंटू 5, 137,500, 32,500 इंटू 5, 162,500 प्लस 15% डिबेंचर्स 220 और 196। चलो टोटल पीसी करो, टोटल पीसी, टोटल पीसी टोटल पीसी कितना हुआ? 357,500, 358,500, 357,500, 355, 358,500। ठीक है, बोलो जी। सर पीसी में डिबेंचर नहीं आता सृष्टि, डिबेंचर होल्डर्स को जब पीसी देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स, पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को जब पेमेंट करते हैं तो वो पीसी नहीं होता। पर शेयर होल्डर्स को अगर मैं कैश दे रहा हूं, इक्विटी शेयर दे रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, डिबेंचर दे रहा हूं, कोई बॉन्ड दे रहा हूं, मैं अपना जूता उठा के फेंक रहा हूं, सब पीसी होगा बेटा। शेयर होल्डर्स को पीसी किसी भी फॉर्म में देते हैं दीदी। ओ दीदी, कोई दीदी को समझाए, ऑनलाइन वालों दीदी को समझाओ क्या बोल रही है वो। सर पीसी में डिबेंचर नहीं आता, ये तुम्हारी लाइन ही गलत है, पीसी में डिबेंचर नहीं आता। डिबेंचर होल्डर्स को जो भी पे करते हैं वो पीसी नहीं होता दीदी। ओ दीदी, ठीक है चलो। तभी मैंने कहा ये दीदी पक्की बात है, रैपिड रिवीजन नहीं देख के आई है। अगर आपके ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो ये दीदी पक्की बातें, ऐसे टाइप के डाउट्स पक्की बातें तब आएंगे जब आप मेरा रैपिड रिवीजन नहीं देख के आओगे। अब तो वही है ना कि मैं आपको हाथ पैर भी जोड़ लूं तो आपको समझना ही नहीं है कि वो क्या अहमियत है आरआर लेक्चर्स की, फास्ट ट्रैक आरआर लेक्चर्स की क्या अहमियत है, आपको नहीं समझने का है। आपको अपने मन की करनी है, तो जो बच्चा मन की करेगा मैं उसको साथ नहीं दे पाऊंगा अच्छे से। जो बच्चा मन की करेगा, मेरा साथ उसके लिए नहीं है बेटा। मैं यहां पर उन सभी बच्चों के लिए खड़ा हूं जो मेरे प्लानर को अच्छे से फॉलो करेंगे, फिर देखना मैं क्या क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूं। चलो बैलेंस शीट बनाए अपन, शोइंग पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर बैलेंस, वो तो बैलेंस शीट जुपिटर लिमिटेड। तो सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आएगा पक्का? यस सर, शेयर कैपिटल आएगा। अब देखो उसके 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑथोराइज थे, पर उसने इशू कितने किए बेटा? 60। बाकी के 20 के बारे में कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो हम बस 60 के हिसाब से ही फॉलो करेंगे, मानेंगे कि बस 60 की एंट्री की है। ऑथोराइज तो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी नहीं बता रहा कि बाकी 20,000 उसने मार्केट में इशू किए। तो 60,000 इंटू 5, तो ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 3 लाख। दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी उसको छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हो सकता है नील आ जाए या हो सकता है कैपिटल रिजर्व आ जाए, गुडविल कैपिटल रिजर्व आता है ना जैसे डिफरेंस में, हो सकता है वो आ जाए। अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। फिर अपन चलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में 15%
डिबेंचर्स 220 और 196, हमने तो दोनों कंपनी को टेक ओवर किया, तो 220 196 416 416, ठीक है, डिबेंचर आ गए। और करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी सीधी सीधी बात है, जो भी यहां पर ऊपर करंट लाइबिलिटी थी 597 180 और नीचे जो कॉमन डेट्स थे 43 350, तो सन का 597, नेपट्यून का 180 250 180 250 और माइनस ऑफसेट, ऑफसेट कितना 43 350 43 350 597 180 250 माइनस 43 350, तो ये हो गया 733 900 733 900। इतना आया कि नहीं? कॉमन डेट्स को हटा दिया। सर हम टोटल नहीं कर सकते ना? नहीं, अभी टोटल नहीं हो सकता, रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ना शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए आप नॉन करंट असेट, चलो एक मिनट आप नॉन करंट असेट करिए, एक मिनट आप नॉन करंट असेट करिए। इसमें क्या है? पीपीई, सन, नेपट्यून, तो नया वैल्यू कितना आएगा? 710 390 710 390, ये आएगा 11 लाख, 11 लाख, ठीक है। उसके बाद करंट असेट्स, थोड़ी सी ना जगह छोड़ देना, देयर आर सम सर्टेन चांसेस कि गुडविल निकल आए। करंट असेट्स, सन, नेपट्यून, करंट असेट्स, एक सेकंड ना, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, प्लीज करंट असेट को टोटल करिए। हेलो, यस, कितना है? 299 500 157 750, 299 500 177 750। आपको लग रहा होगा कि आज जय सर थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कर रहे हैं, बार 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 फोन वोन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल आ रहे हैं, कुछ अर्जेंट है इसीलिए, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। और उसके लिए मैं ज़रूर आपको माफ़ी चाहूँगा आपसे, कि अगर आपको ऐसा समझ आ गया है कि हाँ थोड़ा सा आज जय सर का ध्यान कहीं और है, तो शायद आप सही सोच रहे हो, थोड़ा सा मेरा ध्यान कहीं और सच में है। अच्छा, ये नहीं आएगा, माइनस करना पड़ेगा कॉमन, 43 350 43 350, तो 413 900 413 900, हाँ हाँ कर दिया कर दिया कर दिया। अब एक बार जस्ट ऐसे ही चेक करते हैं कि बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नहीं हुई तो समझ जाना कि गुडविल कैपिटल रिजर्व का फंडा है। 3,416 733 900, ये वाला साइड आ रहा है आपका 144 9900, और 11 लाख गए, और ये 4 13 900 गया, और ये 64,000 का कुछ तो भी डिफरेंस आ रहा है लाइबिलिटी साइड में, मतलब कैपिटल रिजर्व हो सकता है। चलो कैपिटल रिजर्व हो सकता है, कैसे निकालते हैं सर? वर्किंग नोट, कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है कैपिटल रिजर्व? कौन बताएगा कैसे निकालेंगे? एक सेकेंड ना,
हेलो, यस। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि 64,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 64,000 का डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जब आप पीसी पे करते हो, उसमें से आप नेट असेट्स टेक ओवर करते हो, तो आपका यहां पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ऐसा एक वर्किंग नोट बनाओगे, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा ये सन, ये नेपट्यून। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जाम में टाइम बहुत कम है तो आप ऐसा कोई वर्किंग नोट मत बनाओ, आप सीधा यहां पर कैपिटल रिजर्व लिख के आ जाओ। मैं ये तब बोल रहा हूं जब आपके पास टाइम नहीं है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे डायरेक्ट लिखना, क्योंकि ये भी चांसेस है कि सन का गुडविल आ गया और नेपट्यून का कैपिटल रिजर्व आ गया, फिर क्या करोगे? एक का गुडविल दूसरे का कैपिटल रिजर्व आ गया, फिर क्या करोगे? फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये सर तभी बोल रहा हूं, तब फॉलो करना जब एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है। तो दोनों का पहले तो पीसी 357,500, 358,500। ठीक है, 357,500, 358,500। अब इसके बेसिस पर आपने क्या क्या नेट असेट्स एक्वायर किए? नेट असेट्स एक्वायर क्या क्या किए? इसमें फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और मैंने कहा था पीसी के अंदर कभी भी कॉमन डेट्स का लफड़ा नहीं लोगे तुम। पीसी के अंदर कभी भी कॉमन डेट्स का लफड़ा नहीं लोगे। ठीक है, करो जल्दी। तो फिक्स असेट तुम सन की ले रहे हो 710, करंट असेट्स 299,500, हम शायद कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्म में निकाल भी चुके हैं, माइनस 597, तो 412,500, 412,500। तो सन का देखोगे तो 357,500, 412,500, ये आ रहा है 55,000 का कैपिटल रिजर्व, 55,000 का कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और दूसरे वाले का कितना था? दूसरे वाले का कितना था? 367,500, 367,500, 9,000, ये भी कैपिटल रिजर्व। अब देखो 55 और 9 कितने होते हैं? 64,000। तो यहां पर ये आ गया आपका कैपिटल रिजर्व 64,000, 55 प्लस 9। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो इस तरीके से आपका हो गया। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको यह समझाया कि इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंड कि आप डायरेक्टली डिफरेंस लिख दो। ओनली रिकमेंडेड फॉर दैट सिचुएशन जब आपका पेपर छूट रहा है और आपके पास अब समय बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप ऐसा कुछ करके आओ। अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको कैपिटल रिजर्व गुडविल की वर्किंग निकालनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई बच्चा बोल रहा था कि मई 24 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। आई एम नॉट एट ऑल श्योर, पर मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि शायद हाँ ऐसी कुछ बातें थी। कंप्लीटली ऐसी बातें थी मुझे नहीं पता, मुझे ध्यान नहीं है मतलब। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे 52 देख के बताओ। बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स के साथ बनाना पड़ेगा? यस डेफिनेटली। यस सर, थोड़ा सेम था, हाँ थोड़ा सेम था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 52 मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 52 मुझे बताओ, अपना आरआर में तो नहीं था? वीटी लिमिटेड, एमजी लिमिटेड, आरआर में तो नहीं हमने कवर किया? कि किया है आरआर में? जल्दी बताइए, आरआर में कवर किया है कि नहीं? अच्छा मुझे यह भी बताना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अमेलगमेशन के 10 क्वेश्चन एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट यू वांट फ्रॉम माय साइड, कैसे अपन इस चीज को कवर करें? एक आध लेक्चर अपन और ले लें? कवर नहीं था, ठीक है आ जाओ। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ वीटी एमजी ऑन 31 मार्च 18। इक्विटी शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस 12% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। ये तो यार बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रही है, कुछ नया नहीं है बैलेंस शीट में।
ठीक है, इनको जो भी देंगे पीसी होगा, इनको जो भी देंगे पीसी होगा, पर डिबेंचर होल्डर को जो भी पे करेंगे वो पीसी नहीं होगा। ठीक है, आगे डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स। फिक्स असेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी रीवैल्यूड एट 15% अबव बुक वैल्यू। वो बोल रहा है सबसे पहले तो दोनों कंपनी की फिक्स असेट को रीवैल्यू कर दो वहीं के वहीं उनकी खुद की बुक्स में। ठीक है, इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेसर देन बुक वैल्यू। इस लाइन से आपको यह समझ में आएगा कि ये अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। इन द नेचर ऑफ मर्जर में हम हमेशा असेट्स लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेते हैं, जबकि इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स को, ट्रेड डेटर्स को वो डेटर्स को वो 5% लेसर देन बुक वैल्यू पे ले रहा है। सो दिस इज अ क्लियर कट अप्रोच कि इन द नेचर ऑफ मर्जर वो नहीं हो सकता है। 5 क्वेश्चन आरआर में कवर हुआ है, वेरी गुड। तो ये इन द नेचर ऑफ परचेज है। आप बोलोगे सर वो तो पहली लाइन में भी समझ में आ रहा है क्योंकि वो फिक्स असेट को 15% अबव रीवैल्यू कर रहा है। नहीं, वो फिक्स असेट को 15% अबव रीवैल्यू उनकी खुद की बुक्स में ही कर रहा है, तो उनकी बुक वैल्यू ही चेंज हो जाएगी और वो वही बुक वैल्यू से टेक ओवर कर लेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिक्स असेट को 15% अबव बुक वैल्यू पे रीवैल्यू कर रहे हैं, तो ये एक हिंट है कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो उन दोनों को अपनी बुक्स में ही 15% से बढ़ाना पड़ेगा, बुक वैल्यू ही न्यू हो जाएगी और वो न्यू बुक वैल्यू को हम एज इट इज टेक ओवर करेंगे। ठीक है, चलिए, बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड। दोनों कंपनी 10% इक्विटी डिविडेंड देंगी। इसका इंपैक्ट देखो कहां कहां जाएगा। 10% इक्विटी डिविडेंड निकालो, 12 लाख का 10% 120, 6 लाख का 10% 60,000। जब पे होगा तो कहां से पे होता है? डिविडेंड हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस से पे होता है और उसका दूसरा इफेक्ट आपके कैश एंड बैंक में जाएगा, तो आपका रिवाइज्ड कैश एंड बैंक आ जाएगा, आपका रिवाइज्ड कैश एंड बैंक आ जाएगा। तो देखो क्या क्या चीजें रिवाइज हो रही हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अब रिवाइज हो जाएगा, फिक्स असेट को वो रीवैल्यू कर रहा है, रिवाइज हो जाएगा, कैश एंड बैंक भी रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा वो इन्वेंट्री और डेटर्स को तो टेक ओवर ही 5% कम पे कर रहा है, वो ठीक है। ठीक है, आफ्टर द अबाउट ट्रांजेक्शंस आर गिवन इफेक्ट टू, वीटी लिमिटेड विल एब्सॉर्ब एमजी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब वीटी लिमिटेड उसको एब्सॉर्ब कर रहा है, तो वीटी लिमिटेड कौन बन गया? ट्रांसफरी कंपनी। एमजी लिमिटेड कौन बन गया? ट्रांसफरर कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 52, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड बैलेंसेस। वीटी एमजी, वीटी एमजी, जिसमें फिक्स असेट्स रीवैल्यू हो जाएंगी 15% अबव पे, ये हो जाएगा 1610 और 5 लाख प्लस 15%, ये हो जाएगा 575। ठीक है, दूसरा आपका कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक से डिविडेंड चला जाएगा 220 से आप 120 का डिविडेंड पे करोगे। 120 कैसे आया सर? इक्विटी शेयर कैपिटल का 10%, तो कैश एंड बैंक 1 लाख हो जाएगा और यहां 6 लाख का 60,000 हुआ, 80,000 में से तो 20,000 बचेगा। इसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिविडेंड की एंट्री होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी रिवाइज हो जाएंगे। 6 लाख में से 120 गया, 480 और 4 लाख में से 60 गया, 340।
बेटा ये रिवाइज्ड बैलेंसेस हो गए। सर ये क्यों निकाले? बेटा काम आएंगे जब हम फाइनल बैलेंस शीट बना लेंगे ना कंसोलिडेट करके, तो नए फिगर पर असेट आएगी, नए फिगर पर कैश आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस तो अब इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो ये टेक ओवर होंगे नहीं। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अभी तक कोई तकलीफ? अभी तक कोई तकलीफ? चलो आगे। VT will issue 16 equity shares of 10 each at par against 12, तो ये PC वाला पॉइंट हो गया। 10% preference shares of MG will be paid at 10% discount by issue of 10% preference shares of 100 each at par, ये भी PC वाला पॉइंट हो गया क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर्स को मिल रहा है। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ MG आर टू बी पेड 8% प्रीमियम बाय 12% डिबेंचर, इनका अलग से सेटलमेंट होगा। 60,000 is to be paid by VT to MG for the liquidation expense, ठीक है छोड़ दो अलग से। डेटर्स क्रेडिटर्स आपस में ड्यू है। तो अब आते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ PC बाय VT टू MG, बाय VT टू MG। तो पेमेंट इन वर्किंग अमाउंट, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ MG, पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स 16 equity shares of 10 each at par against 12 shares of MG, तो शेयर 6 लाख डिवाइड बाय 10, तो 60,000। 12 के बदले 16, 12 के बदले 16 करो, 80,000 शेयर्स मिलेंगे। कितने में इशू होगा? 10 ईच एट पार, तो ये हो गया 8 लाख। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट सिर्फ इतना मैंने बताया था कि जो ये रिजर्व एंड सरप्लस है ये डिविडेंड माइनस करने के बाद आया है, बिकॉज डिविडेंड की एंट्री होती है रिजर्व एंड सरप्लस या P&L, जो भी आपके पास रिजर्व में पड़ा हो, मोस्टली P&L या जनरल रिजर्व। तो रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक के कारण आपका कैश एंड बैंक कम हो गया, और रिजर्व एंड सरप्लस भी डेबिट हुआ ना, डेबिट हुआ मतलब कम हो गया, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो वो भी उतने से कम हो गया। ठीक है, बस इतना था। बाकी ये रिजर्व एंड सरप्लस इन द नेचर ऑफ परचेज में टेक ओवर नहीं होते। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ MG, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ MG के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 10% प्रेफरेंस होल्डर्स ऑफ MG विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट, उनको 10% डिस्काउंट पे करेंगे बाय इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। तो इनके प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। इनको नया कितना देंगे? 10%। 2 लाख वालों को 10% डिस्काउंट पे देंगे, उनको 10% डिस्काउंट करेंगे, मतलब उनको नए 190 के देंगे, और 190 के ही PC हो जाएगा। ये जो 190 के हम उनको देंगे ये 100 रुपए एट पार पे देंगे, तो ये 1900 नंबर हो जाएगा, 1900 नंबर हो जाएगा। अब आप टोटल करो, 990 आ गया आपका PC। ओ सॉरी, माई मिस्टेक 180, 2 लाख माइनस 10%, 180, 1800, 180, 980, सॉरी, माई मिस्टेक। ठीक है, चलो ये हो गया PC, 980 का PC। सर कौन कौन सी बातें कर ली हमने पहली बात कर ली, दूसरी बात कर ली, तीसरा डिबेंचर होल्डर्स को जो भी पे करेंगे वो PC नहीं होता, पर वो क्या होता है?
वो सेटलमेंट होता है, तो वो अलग से करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एमजी लिमिटेड। अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। 12% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एमजी आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। बस 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 बस, उनको 8% प्रीमियम पे करेंगे। जैसे यहां था एट 10% डिस्काउंट, तो आपने 10% डिस्काउंट माइनस किया, तो यहां पर आप 8% ऐड करोगे। फिर जो भी वैल्यू आएगी वो नया डिबेंचर इशू होगा 10% डिस्काउंट पे, मतलब 90 रुपए के हिसाब से। निकालो तो, एक बार निकालिए, चलिए। यस, तो जितने भी डिबेंचर्स हैं उसको 8% ऐड करेंगे, तो डिबेंचर कितने हैं? 3 लाख। तो हम बोलेंगे सेटलमेंट वैल्यू 3 लाख प्लस 8% प्रीमियम, ये हो जाएगा 324। ये सेटलमेंट वैल्यू है। मुझे डिबेंचर होल्डर्स को 324 देना है, मुझे डिबेंचर होल्डर्स को 324 देना है। सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ न्यू, नए डिबेंचर कितने वाले हैं? 12% ही। न्यू 12% डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट, मतलब मुझे ये 324 का सेटलमेंट करना है 90 रुपए के एक डिबेंचर के हिसाब से। मैं जो एक डिबेंचर इशू करूंगा वो 90 रुपीज के हिसाब से इशू करूंगा, डिस्काउंट पे इशू करूंगा। तो मुझे बताओ कितने होंगे? 3600 नंबर्स, 3600 नंबर्स में डिबेंचर इशू करूंगा। आया समझ में? 60,000 टू बी पेड बाय वीटी टू एमजी फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस। ये मैंने आपको समझाया हुआ है आरआर के अंदर, मेरी बैचेस के अंदर, कि सीधा सीधा आप ये गुडविल कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ कर दिया करो। ये तो कॉमन डेट्स हैं बस। जर्नल एंट्री एंड स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन, तो स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन तो मैंने आपको बना के दे दिया। अब वो जर्नल एंट्री पूछ रहा है, अब वो जर्नल एंट्री पूछ रहा है, तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। चलो, किसकी बुक्स में? वीटी की बुक्स में, बुक्स ऑफ वीटी लिमिटेड। सबसे पहले आप पहली हेडिंग डालोगे बिफोर अमेलगमेशन। अमेलगमेशन से पहले वीटी लिमिटेड ने क्या क्या किया? फिक्स असेट को रीवैल्यू किया, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व किया था ना, 1610, जबकि रखा कितना था? 14, तो उसने 210 से रीवैल्यू किया। देखिए मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आपको कायदे से लिख के आने चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन में नहीं पूछे या पूछे। फिर आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल, रिजर्व एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल, 120 का डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया होगा, फिर वो डिविडेंड हमने पे किया होगा। डिविडेंड पेबल टू बैंक,
देखो ये एंट्रीज हो गई बिफोर अमेलगमेशन की। सर वाई इट इज डिवाइडेड बाय 90? बेटा मैं उनके डिबेंचर होल्डर्स को बोल रहा हूं कि देखो आपसे आपसे एमजी लिमिटेड ने 3 लाख का लोन लिया था। डिबेंचर मतलब लोन होता है, ये सबको बात पता है। हम जब डिबेंचर मार्केट में इशू करते हैं तो ये लोन होता है। तो मैंने उनको जाके बोला कि देखो आपने एमजी लिमिटेड को 3 लाख का लोन दिया था। मैं आपको 324 वापस करने को तैयार हूं, पर मैं आपको 324 रुपए नहीं दूंगा, मैं 324 का सेटलमेंट करूंगा कैसे तो भी। उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको अपना जो डिबेंचर दूंगा वो 10% डिस्काउंट पे दूंगा, मतलब मेरा एक डिबेंचर 90 रुपए के हिसाब से होगा। तो मुझे बताओ, अगर एक डिबेंचर 90 रुपए के हिसाब से होगा तो कितने डिबेंचर की वैल्यू 324 होनी चाहिए? बिकॉज सामने वालों को मैं 324 कमिट कर चुका हूं। मैंने उनको कहा कि मैं आपको टोटल मिला के 324 की वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। एक डिबेंचर 90 रुपए के हिसाब से होगा, तो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करोगे? 324 डिवाइड बाय 90। अगर एक डिबेंचर 90 रुपए का होगा तो कितने डिबेंचर 324 के होंगे? सीधा। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अपन आफ्टर अमेलगमेशन। आफ्टर अमेलगमेशन एंट्री करेंगे। आफ्टर अमेलगमेशन, सर अंडरस्टूड, वेरी गुड। आफ्टर अमेलगमेशन, अब वीटी लिमिटेड की बुक्स में आफ्टर अमेलगमेशन क्या एंट्री होगी? पहली, अच्छा यहां लिख लो परचेज मेथड, बिकॉज इन द नेचर ऑफ परचेज है। अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर होता तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एमजी अकाउंट, क्या आएगा? पीसी। पीसी का स्टेटमेंट था 980। दूसरा, अब हम असेट्स एक्वायर करेंगे तो फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट। अब फिक्स असेट आप उसकी कितनी लेके आओगे? एमजी की, उसने भी अपनी रिवैल्यू कर ली है 575। अब और क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट 160, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बारे में बोला गया था, याद है ना? 95% वैल्यू पे लेंगे तो इन्वेंट्री कितनी है? 640, तो ये लेंगे 6,08,000। कायदे से तुम लोगों को मुझे अमाउंट बताने चाहिए जिनको जिनको आता है। ट्रेड रिसीवेबल, बेटा ट्रेड रिसीवेबल का 5% लोअर नहीं बोला था, डेटर्स का बोला था, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल है, तो सिर्फ इसमें से 5% लोअर करना है। 380 माइनस 5%, डेटर्स 380 माइनस 5% कितना? 361। फिर बिल रिसीवेबल, उस पर 5% नहीं करना है, ये एज इट इज 40 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? कैश एंड बैंक। बेटा कैश एंड बैंक भी रिवाइज हो चुका है, हमने निकाल लिया था, रिवाइज कैश एंड बैंक निकाला था हमने 20,000। थोड़ी जगह छोड़ के 2। अब आइए लाइबिलिटी एक एक करके। लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल 3 लाख, ट्रेड पेबल नहीं करना चाहिए, उसके नीचे उनका बाइफर्केशन है, क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स 250 और 50।
जब आपसे वो एंट्री पूछ रहा है तो वो फिर ढंग की एंट्री आपको डालनी है, आप एंट्री में शॉर्टकट नहीं खेल सकते। चलो ये भी हो गया, ट्रेड पेपर भी हो गया। डिबेंचर, बेटा आप डिबेंचर भले यहां पर 3 लाख का हो, हमें मतलब नहीं है, हम डिबेंचर को नोट करेंगे सेटलमेंट वैल्यू पे, सेटलमेंट वैल्यू पे आएगा। ये सेटलमेंट वैल्यू आती है सेकेंड एंट्री में, और मैंने ये आरआर में बहुत अच्छे से करवाया था, मुझे अच्छे से यकीन है, मैंने बहुत अच्छे से फोकस करवाया था सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर पर, 3-4 एग्जाम्पल करवाए थे। जिन्होंने आरआर देखा है उनको पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से इस पे बात की हुई है। टू डिबेंचर होल्डर्स, और कुछ लोग नालायक 12% डिबेंचर लिखते हैं। अरे डिबेंचर होल्डर लिखोगे तुम, डिबेंचर एमजी के डिबेंचर होल्डर्स को एज अ लाइब्रेरी बुक कर रहे हो, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एमजी 324, और क्या है, बस रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे नहीं। टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज 980। अब आप करो, वन सिक्सटी आई थिंक ये आ रहा है कैपिटल रिजर्व। एक बार चेक करना, पहली बार ये चैप्टर इजी जा रहा है, धन्यवाद। जल्दी चेक करना प्लीज, कैपिटल रिजर्व 160, 161 है। वो ठीक है कि आज मैं थोड़ा सा कहीं और मेरा दिमाग चल रहा है, पर ऐसी गलती मैंने कैसे कर ली? नहीं यार 160 आ रहा है, वन सिक्सटी आ रहा है भाई। अब कैपिटल जब आया ना तो एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इसी से माइनस होंगे। चलिए थर्ड एंट्री, लिक्विडेटर को पे करो, कितना पीसी बुक किया था 980। अब आपको पीसी के जाके स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। पीसी के स्टेटमेंट में क्या क्या कर रहे हो, देखो जी 80,000 शेयर्स आप पार पे दे रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स भी आप पार पे ही दे रहे हो, सर डिस्काउंट पे दे रहे हो ना, उनको कम दे रहे हो 180 पर दे रहे हो 100 रुपए के हिसाब से। उस कंपनी के प्रेफरेंस होल्डर्स तुम्हारे पास भागते भागते आए, तुम्हें आके बोला हमें पीसी दो, हमें पीसी दो, 2 लाख 2 लाख। मैंने बोला 2 लाख नहीं दूंगा, 180 में बात कंप्लीट करनी है तो बोल, नहीं तो जा। उनसे नेगोशिएट किया, मैं उनको बोल रहा हूं हाँ चलो 180। अब 180 किस तरीके से दूंगा, मैं अपना 100 रुपए का शेयर दूंगा, ऐसा तो दे रहा हूं मैं अपना 100 रुपए का शेयर, ठीक है। इस पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है आरआर में, फास्ट ट्रैक आरआर में। तो दोनों शेयर फेस वैल्यू पे ही दे रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8,180, 8,180, ठीक है। आई बात समझ में, लिक्विडेटर हो गया सर, अब क्या बेटा डिबेंचर होल्डर्स को सेटल कर दो। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 324 टू 12% डिबेंचर्स 360, बिकॉज एक डिबेंचर कितने का है 3600 डिबेंचर्स हैं, तो फेस वैल्यू के हिसाब से 360 होगा, बाकी आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू। सर ये डिस्काउंट ऑन इशू कहीं राइट ऑफ होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में राइट ऑफ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस में राइट ऑफ कर सकते हैं।
फिर कैपिटल रिजर्व टू बैंक, ये आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 60,000। 60,000 सर। और कुछ डेटर्स क्रेडिटर्स वाला पॉइंट, कॉमन डेट्स, क्रेडिटर्स टू डेटर्स 20,000। सो गाइज ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज। बोलो जी सर, डिस्काउंट को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन इशू कैन बी ऑफसेट विथ रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अलग अलग से थोड़ी हर क्वेश्चन को बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको गिनती के दिए ही 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट ही है ऑफ कोर्स। आकाश गंगा जितना मुझे याद आ रहा है मैंने आरआर में करवाया था, मैंने आकाश गंगा आरआर में करवाया था। एज मच आई कैन रिकॉग्नाइज, आई कैन रिमेंबर, कवर्ड हुआ है ना, तो ये आरआर में हुआ है। आरआर का ये एडवांटेज है, जो बच्चे मेरे हिसाब से चल रहे हैं ना आरआर देख के आ रहे हैं, उनका कोई बैकलॉग नहीं होगा। नहीं तो बाकी जो बच्चे सिर्फ रैपिड रिवीजन कर रहे हैं ना, उनका ये चीजों को लेकर बैकलॉग हो जाएगा। नालायक को सोचो, रिवीजन में भी बैकलॉग रिवीजन में भी बैकलॉग, बताओ चलो उसके बाद सर आपने वैसे वैसे क्वेश्चन क्यों रिपीट किए? अरे जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो वो भले मैंने पिछली आरआर में करवाओ चाहे मैं अभी करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है। अब 54 को अगर मैंने आरआर में नहीं भी करवाया तो इसको थोड़ी देर बाद में देख सकते हैं, या जब इसका नेक्स्ट सेशन रखेंगे अमेलगमेशन का तब देख सकते हैं। बिकॉज ना 54 इतना बड़ा लेवल का क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पॉइंट आ रहा है एक आध, और बाकी सिंपल सा पीसी निकाल के हमको अमेलगमेशन करना है। तो 54 एज मच कोई बड़ा नहीं है, हालांकि क्यूआर भी है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो 54 एज मच बड़ा नहीं है, उससे बेटर है कि हम कुछ और अगर हमें मिले। आई थिंक आरआर में देखना ये करवाया था कि नहीं, पीक्यू वाला, जिसमें 20 रुपए का शेयर है पर 18 पेड अप विथ प्रीमियम ऑफ 4 रुपए। एक बार देखना आरआर में ये करवाया कि नहीं। हाँ, क्या बोलती पब्लिक? नहीं सर, नो डिफरेंट था, नो डिफरेंट था मतलब फिगर्स डिफरेंट थे, था इस टाइप की चीजें, फिगर डिफरेंट थी कि मतलब इस टाइप का था कि नहीं था, इस टाइप का है सर पर ये नहीं है। यही तो बोल रहा हूं, इस टाइप का तो था ना, एटलीस्ट एटलीस्ट इस टाइप का था ना। तो क्या ये तुम पहले खुद ट्राई करोगे? अगले सेशन में मैं फिर तुमसे डाउट या मैं खुद करवा लूंगा पहले, अगर नहीं बने तो ये ज्यादा बेटर हुआ ना, पहले खुद राइटिंग प्रैक्टिस ट्राई करना। था यार आरआर में ये 18 रुपीज पेड अप प्लस 4 रुपए प्रीमियम, 18 रुपीज पेड अप 4 रुपए प्रीमियम, था इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं था यार, मेरे को तुम देखने में मजबूर कर रहे हो, रुको एक मिनट।
क्यों यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? था यार, रुको 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 रुको, अरे रुको तो सही। 172 मेरे को देखने दो, होगा पिछले वाले आरआर में। पिछले वाले में, हेलो हेलो, हेलो, क्वेश्चन ही नहीं था क्या? होगा यार, ऐसे कैसे? हाँ सही बोल रहा हूँ, नहीं था, मुझे ये वाला याद था। नहीं नहीं था, बच्चे सही बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, नहीं था, इस टाइप का भी नहीं था। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं करवाऊंगा, फिर मेरी बनती है यहां पर करवाना। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे कैसे? वो अलग है, वो पीक्यू अलग है। नहीं 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 नहीं, वो पीक्यू ये वाले पीक्यू जैसा है। मैंने बता रहा हूं ना, एक और मैंने पीक्यू वाला क्वेश्चन दिया है, शायद, या मे भी नहीं दिया होगा। नहीं नहीं, अलग था वो पीक्यू अलग था। चलो इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लें, आ जाओ। नहीं नहीं, थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा बेटा। P Limited, Q Limited agree to amalgamate and form a new company called PQ. क्यों डिस्कस कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा, रुको। समराइज बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज, ठीक है। PQ Limited took over the asset liability of both the company at book value after creating 5% on inventory and trade receivable respectively. Depreciating furniture fixture by 10%, plant and machinery by 10%. अरे यार सीधा सीधा बोल दो, बुक वैल्यू, नाम का बुक वैल्यू कर रहा है। At book value after creating provision of 5% on inventory and trade receivable, depreciating furniture fixtures, plant and machinery. The trade receivable of includes of P includes 25,000 due to Q, वो तो ठीक है, कॉमन डेट्स है। 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 each, 18 पेड अप, प्रीमियम ऑफ 4, मतलब कुल मिला के 22 रुपीज। 20 रुपीज का शेयर है पर 18 पेड अप ले रहे हैं, तो आप 18 को ही लोगे, पर 4 रुपए प्रीमियम अलग से मान रहे हैं, तो 18 और 4 22 में इशू कर रहे हैं। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 each, 18 पेड अप, 4 प्रीमियम, 6% debenture to discharge 8% of both the companies, 20,000 new equity shares of 20 each for cash, 18 paid up for premium. PQ will pay cash to equity shareholders of both the company in order to adjust their rights as per intrinsic value of the share. ये लाइन बहुत जरूरी है, ये एक कारण तो ये है कि मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ये लाइन आपके पीसी को अफेक्ट करती है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या उलझा रहा है, जिन बच्चों के लिए क्वेश्चन नया है वो ध्यान से देखें। माइंड में आएगा कि सर पीसी के बारे में तो ऊपर दिया है, पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट, फिर ये नीचे क्या दे रहा है सर? ऐसा लग रहा है कि ये भी पॉइंट कुछ पीसीवीसी का ही है, बिकॉज लिखा है पीसी विल पे कैश टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स, पर कितना कैश वो बता नहीं रहा, इन ऑर्डर टू एडजस्ट देयर राइट एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये ऐसा है, जब भी वो बोले इन ऑर्डर टू एडजस्ट देयर राइट इन अकॉर्डेंस विद इंट्रिंसिक वैल्यू, तो समझ जाना कि आपको नेट असेट्स करना है, आपको नेट असेट्स वैल्यू निकालनी है, आपको पी और क्यू की नेट असेट वैल्यू निकालनी है। मैं आपको हिंट देता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की नेट असेट आई 10 लाख रुपीज, तो पीसी 10 लाख के बराबर होना चाहिए। उस 10 लाख में से मैं फर्स्ट पॉइंट वाला जो प्रेफरेंस शेयर वाला पीसी है वो मान लो है 2 लाख, और सेकंड वाला जो इक्विटी शेयर्स है वो है मान लो 7 लाख, तो टोटल मुझे 10 लाख का नेट असेट आ रहा है, मतलब 10 लाख का पीसी देना है,
जिसमें से मैं 2 लाख के प्रेफरेंशियल दे रहा हूं, 7 लाख के इक्विटी दे रहा हूं, 9 लाख की चीजें दे रहा हूं, तो बाकी का 1 लाख जो और बच गया वो मैं कैश के फॉर्म में दूंगा। ये मतलब निकला। मुझे बताओ कितने बच्चों को समझा? बोलो कितने बच्चों को समझा? सुजल गुप्ता कर लूंगा ना यार, मतलब मैं डिस्कस ना करके ये हटा के मैं बोलूं नहीं सुजल इज माय स्पेशल स्टूडेंट, सुजल को ना उसका क्योंकि नाम ही अच्छा है सुजल, ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं उसके लिए बाकी बच्चे जाए भाड़ में, मैं उसके लिए ना मैं 24 अलग कर देता हूं, ऐसा है क्या? नालायक आदमी, हर चीज बस उसी में लगा हुआ है, उस चक्कर में तू बाकी चीजें देख नहीं रहा है। कर लूंगा ना, शुरू में बोल दिया कर लूंगा तो कर लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? हाँ, ये पॉइंट समझा? तो हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू बोले मतलब नेट असेट, कैश देना है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, मतलब पहले नेट एसेट वैल्यू निकाल लो। आया समझ में? दूसरा रीजन मैं ये आपको क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ बोथ द कंपनीज टू क्लोज द बुक, यहां पर बुक्स क्लोज करनी है, मतलब यहां ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स हैं। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब मैं यहां पर आपको पी का करवा दूंगा, क्यू का आपको खुद करना है क्लास के बाद, पी का मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पी लिमिटेड की बात कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो, अच्छा यहां तो तुम पूरा पूरा वो कर सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू पी क्यू, अब क्यू तुम खुद कर लेना, हमें पी करना है, तो हमें पी करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 450, फर्नीचर फिटिंग्स, अब मेरे को हेल्प करोगे क्या? फर्नीचर फिटिंग्स 10% लो करना था, मतलब 90, प्लांट मशीनरी 10% लो करना था, मतलब 558, ट्रेड रिसीवेबल्स 5% इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल पे करना था, 308750, इन्वेंट्री 221350, ठीक है, कैश एंड बैंक टोटल करके 20854, 262, 262, बोलो जी, माइनस करो, जल्दी माइनस करो। यस, 88,000, और क्या था? पी एंड एल नहीं, जनरल तो नहीं, डेटर डिबेंचर, डिबेंचर का वो सिंपली बोल रहा है 6% डिबेंचर टू डिस्चार्ज, 8% डिबेंचर, कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब सेम फेस वैल्यू, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और क्या? और क्या? बस, बस,
कॉमन डेट्स को मत करना कुछ हरकतें, मैंने बोला आज भी कि कॉमन डेट सिर्फ बैलेंस शीट में जाके कैंसिल होगा, वो कहीं और कुछ डील नहीं होगा। मुझे हेल्प करो, बताओ क्या आ रहा है। 602 100 यही आ रहा है, यस। इसके हिसाब से पीसी टू प्रेफरेंस होल्डर्स और पीसी, पहले पीसी टू प्रेफरेंस होल्डर्स, प्रेफरेंस होल्डर्स का पीसी कितना है, प्रेफरेंस होल्डर्स का पीसी कितना है, 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच एट 22 फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड। तो यहां पर 380 डिवाइड बाय 100, 3800। तो यहां बेसिकली 3800 इंटू 5 इंटू 22, 418, 418 बेटा, 418। 3800 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। धीरे धीरे सर 30 कैसे आया सर, 31 कैसे आया सर, 380 डिवाइड बाय 100 मतलब 3800 नंबर्स। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर दे विल गिव अस 5, तो इंटू 5 इंटू 22 इंटू 22 करो, 1602 100 माइनस 418, तो ये बचा पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 1184100। उसमें से इक्विटी शेयर्स पीसी के फॉर्म में कितने दे रहे हैं अपन, इक्विटी शेयर्स पीसी के फॉर्म में अपन दे रहे हैं 6 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर। तो कितने, 820 डिवाइड बाय 100 मतलब 82, और 6 इक्विटी शेयर दे रहे हैं और 22 के हिसाब से ये आ रहा है 1082400। तो बताओ कितना कैश देना पड़ेगा, बैलेंस पीसी इन कैश 101,700। एक बार चेक करके बताओ यही आ रहा है क्या। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए ऐड किया, यहां पर 2 रीजन थे। पहला कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पॉइंट, ये पॉइंट मोस्टली क्वेश्चन में नहीं आता, मतलब 10 12 15 क्वेश्चन में ये एक पॉइंट आपको मिलेगा ऐसा कि हम ना पहले ऊपर पीसी की डिटेल बता चुके हैं कि हम आपको इतने प्रेफरेंस शेयर देंगे, इतने इक्विटी शेयर देंगे, फिर लास्ट में बोल रहा है कि ना वो इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग बाकी जो बचेगा वो कैश में देंगे, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो वो नेट असेट की वैल्यू निकालो, पीसी जो ऑलरेडी निकाल लिया वो माइनस करके बाकी कैश। तो आपको ये क्यू के लिए करना है। इतनी बात एक बार समझ में आ गई, ये तो हमें मिल गया पीसी। अब बुक्स ऑफ पी लिमिटेड क्लोजर, आपको पी लिमिटेड के बुक्स क्लोज करने, पी लिमिटेड के बुक्स क्लोज करने, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से अकाउंट बहुत जरूरी होते हैं। कुछ तो भी बातें करते हैं बच्चे, सर सबसे बेस्ट क्वेश्चन दो जो एग्जाम में आएगा। मैंने जो ये आपको 10 क्वेश्चन निकाल के दिए हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन निकाल के दिए हैं। मैं इनको मिक्स करके एक क्वेश्चन दूं तो बेटा ऐसे नहीं होता ना, मतलब मैं ही मुझे लगता है अपने बच्चों को खराब कर रहा हूं। मैं कई बार कह चुका हूं, राइटिंग 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 राइटिंग। अगर मैं आपको एक मास्टर क्वेश्चन दूं और आप सिर्फ उसी की राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओ, और मैं आपको बोलूंगी नहीं 10 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओ, भले वो उस मास्टर के लेवल के नहीं है पर हर किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छी बात है, तो वो 10 क्वेश्चन ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज उसमें आपकी 10 बार राइटिंग प्रैक्टिस हुई होगी। समझो इस बात को। रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ ये क्या बोल रहा है, कैश बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज कैश एंड बैंक टेक ओवर हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, पीक्यू लिमिटेड अकाउंट, आपको ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में सारा का सारा क्लोज करेंगे, सारे के सारे बुक वैल्यूज क्लोज करेंगे। तो इन सबको क्लोज करो, इन सबको क्लोज करो। अब मैं एक एक नहीं कर रहा हूं,
टू सन्ड्री। अब इसमें प्लीज मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। ठीक है, 1990, ठीक है, असेट चली गई। अब लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल और डिबेंचर। चलो इसको अलग लिख देता हूं, बाय ट्रेड पेबल बाय 12% डिबेंचर। आपने ये क्लोज कर दिया। और चीजें कहां कहां जाएंगी? प्रेफरेंशियल होल्डर्स में प्रेफरेंशियल कैपिटल जाएगा 380 का, इक्विटी शेयर होल्डर्स में इक्विटी कैपिटल जाएगा 820 का, और रिजर्व एंड सरप्लस जाएंगे ये दोनों, जनरल रिजर्व और पीएनएल, 150 352। ठीक है, अब आप देखो इसी के साथ मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने हर एक चीज डाल दी, इवन आपने कैश बैंक डाल दिया, बिकॉज यहां पर नीचे पता चल रहा है कि कैश बैंक भी वो टेक ओवर कर रहा है। और यहां पर आपने ट्रेड पेबल डाल दिया, अनसिक्योर्ड है ही नहीं। पीएनएल जनरल आपने रियलाइजेशन में न डाल के आपने इक्विटी शेयरहोल्डर्स में डाल दिया, डिबेंचर रियलाइजेशन में डाल दिया, और इन दोनों को भी आपने शेयर होल्डर्स अकाउंट में रिस्पेक्टिव डाल दिया। बैलेंस शीट खाली हो गई। हमारा सबसे बड़ा पर्पस होता है कि बैलेंस शीट को खाली करो, बैलेंस शीट खाली। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 1, इस समरी को मैंने आरआर में भी बोला था, समझाया था। स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट खाली करो। स्टेप नंबर 2 पीसी रेस करो। तो बाय पीक्यू लिमिटेड, पीसी कितना है? पीसी अब टोटल 1602 100 के बराबर है, 1602 100 के बराबर। तो यहां पर आएगा टू रियलाइजेशन 1602 100 के बराबर। क्या पूछ रहे हो आदित्य? सर इसमें हम इंट्रिंसिक वैल्यू में ऐसा नहीं कर सकते, पहले नेट असेट्स मतलब असेट माइनस लायबिलिटी, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 2। कैसे कर सकते हो नंबर ऑफ शेयर? कुछ भी, कुछ भी हो सकता है, उससे तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, पर वो कोइंसिडेंटली आ सकता होगा। मतलब तुम नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर उन्हीं के नंबर ऑफ शेयर, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। इंट्रिंसिक वैल्यू जो आई उसको 622, नहीं यार, नहीं 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 कर सकते। कोई सिर पैर नहीं समझ में आ रहा मुझे उस चीज का। चलो, तो बैलेंस शीट खाली करो, पीसी रेस करो। अब पीसी रिसीव करो, तो बाय प्रेफरेंस शेयर्स, कितने के प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे? 418 के। बाय इक्विटी शेयर्स, बाय इक्विटी शेयर्स 1082 400, और बाय कैश, कैश कितना मिलेगा? 1017 700। अब पीसी मिल गया। अब पीसी पहले प्रेफरेंशियल होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ पीक्यू 418। जब भी इसमें डिफरेंस आए, डिफरेंस को रिलेशन में डालो, बाय रियलाइजेशन। यहां क्रेडिट में लिखा मतलब उधर डेबिट में, टू प्रेफरेंस होल्डर। चलो क्या क्या किया? बैलेंस शीट खाली करो, स्टेप नंबर 1, अभी भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में। स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट खाली करो, मतलब बैलेंस शीट के हर आइटम को उसकी रिस्पेक्टिव जगह पर पहुंचाओ। कैश एंड बैंक का अलग से अकाउंट बनाना चाहिए था, नहीं बनाया क्योंकि वो टेक ओवर हो रहा है। अगर टेक ओवर नहीं होता तो बना लेते। बाकी हर आइटम को उसकी उसकी जगह पे डालो, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स खत्म। सेकंड, पीसी रेस करो, पीसी रेस करो रियलाइजेशन में और ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट में। फिर थर्ड, पीसी रिसीव करो। 3, चौथा डिस्ट्रीब्यूट करो शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पीसी को डिस्ट्रीब्यूट करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वहां से डिफरेंस आएगा रिलेशन अकाउंट में डालो। पांचवा, अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, बिकॉज यहां पर कोई और एक्सपेंस नहीं है, रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस होता तो रियलाइजेशन एक्सपेंस करते, रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है तो आ जाओ। कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? किया कि नहीं किया? बाय
इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट हो गया आपका लॉस 137,900, 137,900। इस लॉस को इक्विटी शेयर होल्डर्स में डालो। $137,900, इस लॉस को इक्विटी शेयर होल्डर्स में डालो 137,900। अब लास्ट स्टेप, इसका बैलेंसिंग फिगर, इसका बैलेंसिंग फिगर बचे हुए पीसी के बराबर होना चाहिए। बचा हुआ पीसी मतलब प्रेफरेंस वाला पीसी छोड़कर, मतलब ये और कैश। चेक करते हैं। 1184,100, हाँ 1184,100 बचे हुए पीसी के बराबर होना चाहिए। आपका आंसर आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर्स ऑफ पीक्यू और टू कैश। तो इक्विटी शेयर्स देंगे कितने, 1082,400 और 101700। इसी के साथ आपके बुक्स क्लोज हो गए। पहला पॉइंट, बैलेंस शीट के हर आइटम को उसकी रिस्पेक्टिव जगह पे पहुंचाओ। दूसरा पॉइंट, पीसी रेस करो। रेस करने के लिए पोस्टिंग एक रियलाइजेशन में और एक पीक्यू अकाउंट में, मतलब ट्रांसफर री कंपनी में। तीसरा, पीसी रिसीव करो। चौथा, उसमें से प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पीसी डिस्ट्रीब्यूट करो, वहां से डिफरेंस आएगा उसको रिलेशन में डाल दो। कहीं पे भी डिफरेंस, यहां क्रेडिट आया तो उधर डेबिट, डेबिट आता तो क्रेडिट में। 4 हो गए। पांचवा, रियलाइजेशन क्लोज करो। नहीं, एक सेकंड, पांचवा रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करो अगर है तो। छठा, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, वहां से लॉस आएगा इक्विटी शेयरहोल्डर्स में डालो। लास्ट, सातवां, इक्विटी शेयरहोल्डर्स का अकाउंट क्लोज करो, वो पीसी के बराबर ही होगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया अच्छा वाला। ठीक है, सो गाइस मैं मानता हूं कि आप क्यू वाला कर लोगे। अब आप क्यू वाला पोर्शन खुद ट्राई करना। 55 ये हो गया। अब आप मुझे पहले से ही बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चन आरआर में आपको मिले हैं। 2 मिनट जल्दी जल्दी। जो मुझे याद आ रहा है उनमें से ट्रुथ मिथ आरआर में था, ट्रुथ मिथ आरआर में था। मोहन आरआर में था। अब मुझे ये दो तो याद आ रहे हैं कि आरआर में था। और कोई मुझे प्लीज बता सकते हो तो बता दो। हम एक काम करते हैं, अमेलगमेशन को हम कल और कंटिन्यू करेंगे। हम अमेलगमेशन को और कंटिन्यू करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के लिए सेम 4 बजे। पर मुझे बाकी पता नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन आरआर में थे। जितने भी होंगे आप मुझे अभी बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं, कल आप बताना। मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन तो मैं आपको और करवा लूंगा। 59 भी था। 59 भी था। एक बार क्रॉस चेक करो बाकी लोग भी, मैं किसी एक पे बात नहीं कर सकता। 59, 58, 57 आज ही खत्म कर दो ना एक्स्ट्रा सेशन। लेकिन नहीं बेटा, मेरे क्लासेस हैं यार, आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी क्लासेस चल रही होती हैं भाई, सुबह भी क्लासेस है, रात तक भी क्लासेस हैं, प्लीज भाई। 56, 57, 58 क्या बात कर रहे हो। 59 भी था। चलो 59 भी था। 59 तो बहुत लोगों ने कंफर्म कर दिया। 58 कंफर्म कर दो कुछ लोग। फिगर्स टू फिगर्स मैच करना पड़ेगा, ऐसे बस नहीं कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड दिख रहा तो हाँ वही था। थोड़ा फिगर्स टू फिगर्स मैच करो कि था कि नहीं। फिफ्टी एट राहुल अग्रवाल क्या कंफर्म्ड बेटा। 57, 58, 59, 60 तो 58 भी था। 58, 59, 60 और 57, 57, 58, 59, 60 ठीक है, ये सब था। इसका मतलब अब मुझे आपको कितने क्वेश्चन करवाने हैं। एक मुझे आपको 56 करवाना है, एक मुझे आपको 54 करवाना है,
बस 2 ही क्वेश्चन बचे, अगर कुछ और डाउट होंगे तो डिस्कस करेंगे अपन। तो क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे यकीन है कि उसके अलावा आप लोगों को भी। अच्छा, मई 24 वाला क्वेश्चन, वो जो एक बच्चा पीछे पड़ा था सूजल, तो 3 क्वेश्चन करवाने हैं मुझे। कल की क्लास में मिलते हैं बेटा, समझो मेरी बात। जितना समय निकाल पा रहा हूं वो मुझे, मेरे लिए बहुत तकलीफ देह हो रहा है कभी कभार, तो इसीलिए मैं ये समय आपके लिए बचा के रखूंगा, पर बाकी का समय थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां पर मैं यहीं पर ये क्लास खत्म कर रहा हूं। कल हम अमेलगमेशन कंटिन्यू करेंगे और 3 क्वेश्चन को निपटाएंगे, 2 क्वेश्चन यहां वाले और मई 24 वाला क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों अभी के लिए लेक्चर को सुनने के लिए। अभी तक आ चुके हो तो प्लीज लाइक करके जाओ, अभी तक आ चुके हो तो प्लीज लाइक करके जाओ। नालायक को बार बार याद दिलाना पड़ता है, हाँ याद दिलाना पड़ता है मेरे को, ठीक है। हाँ, कल अमेलगमेशन में ही टाइम लग जाएगा 3 क्वेश्चन में, आज भी तो 3 ही क्वेश्चन हो पाए ना लॉजिकली, तो कल अमेलगमेशन में ही टाइम लग जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परसों, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लाइक करके जाइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शेयर अगर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स लॉट गाइस, बाय बाय।